नई शिक्षा नीति 2020। सबसे पहले इसका नाम नई शिक्षा नीति क्यों पड़ा? क्योंककि इससे पहले भी हमारे भारत में दो शिक्षा नीतियां आ चुकी हैं। जो पहली शिक्षा नीति थी सन 1968 में इंदिरा गांधी जी के सरकार में आई थी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में 1986 में आई राजीव गांधी जी की सरकार में, जिसमें सन 1992 में नरसिम्हा सरकार ने कुछ संशोधन किया। नई शिक्षा नीति के कस्तूरी रंजन, जो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में सन 2019 में लाई गई थी, जिसको पास होने में 2020 तक लगा। नई शिक्षा नीति के तहत किए गए जो प्रमुख बदलाव हैं, वैसे तो ये 300 पन्नों का पूरा डिटेल है, लेकिन कुछ प्रमुख बदलाव के बारे में हम बात करेंगे, जिसके तहत सबसे पहले शिक्षा को पहले MHRD के तहत रखते थे। MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अधीन रखते थे, लेकिन अब नई शिक्षा को एक अलग मंत्रालय दे दिया गया है। उसके लिए अलग मंत्रालय ही नियुक्त किया गया है, बना दिया गया है। उसका नाम रहेगा शिक्षा मंत्रालय। दूसरा, पहले कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई राज्य सरकार के अधीन आती थी, जिसमें RTE लागू होने से कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई निःशुल्क और अनिवार्य कर दी गई, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी गई। कक्षा 12 तक की पढ़ाई 9, 10, 11, 12 कक्षा 12 तक की पढ़ाई को 10+2 के नाम से जाना जाता है, जिसमें +2 का मतलब होता है 2 में एक एक करके 2 होता है, तो 1 का मतलब होता है एकेडमिक एजुकेशन और +1 का मतलब होता है वोकेशनल एजुकेशन। मतलब हिंदी में शैक्षणिक शिक्षा और दूसरा वोकेशनल एजुकेशन व्यावसायिक शिक्षा में विभाजित किया गया था और जाना जाता था। मतलब 10 के बाद बच्चा चाहे तो किताबी ज्ञान एकेडमिक कोर्स चलने वाले सब्जेक्ट का अध्ययन कर सकता है। दूसरा रास्ता था उसे व्यावसायिक शिक्षा को अध्ययन करना है तो 10 के बाद वो कर सकता है, जैसे कि ITI और पॉलिटेक्निक तक किया जाता है। अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो गई है कि वह बाल वाटिका, जिसमें 3 वर्ष के बच्चों के लिए व्यवस्था की जाएगी। 3 वर्ष से बच्चे 5 वर्ष तक उस बाल वाटिका में अध्ययन करेंगे। उसके बाद 6 वर्ष के होने के बाद वो कक्षा 1 में फिर कक्षा 2 में जाएगा। इसका मतलब है कि अब राज्य सरकार को बाल वाटिका से लेकर कक्षा 12 तक की पढ़ाई का जो जिम्मेदारी होगी राज्य सरकार के अधीन हो जाएगी। अब पढ़ाई का जो पैटर्न होगा वो 5+3+3+4 के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। इस 5 में 2 चीज़ें हैं। 5 में 2 चीज़ें क्या है? शुरू के 3 वर्ष और बाद के 2 वर्ष। शुरू के 3 वर्ष जो है वो बाल वाटिका के अधीन है, जिसमें बच्चा 3, 4, 5 वर्ष में बाल वाटिका में लर्निंग बाय डूइंग खेल के माध्यम से सीखेगा। और कक्षा 1-2 में जब 6-7 वर्ष का हो जाएगा, कक्षा 1-2 में उसको प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 और 2 का अध्ययन कराया जाएगा। इन दोनों को मिला के, यानी कि जो 5 वर्ष है, इन दोनों को मिला करके कहा गया है फाउंडेशनल स्टेज, आधार अवस्था, यानी कि किसी चीज़ सीखने का ये आधार अवस्था रहेगी। और उसके बाद जो +3 है, ये कक्षा 3, 4 और 5 को दर्शा रहा है। यहीं पर एक्चुअल पढ़ाई शुरू होती है, सब्जेक्टिव, जिसे कहा गया प्रिपरेटरी स्टेज, तैयारी की अवस्था। +3, उसके बाद जो +3 है वो पहले से चला आ रहा जो पैटर्न है, कक्षा 6, 7, 8 वो +3 के रूप में रहेगा। और उसके बाद को जो कक्षा 9, 10 और 11, 12 थे उसको कंबाइन करके कहा गया है +4, जिसके तहत इनकी पढ़ाई की जाएगी। शिक्षा का माध्यम +5 तक और
+3 तक मातृभाषा में होगी। मातृभाषा +5 और +3 में, यानी कक्षा बाल वाटिका से कक्षा 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। मातृभाषा वो जो बच्चा जहाँ का है, जिस भाषा में पला बड़ा है, जिस भाषा में उसको ज्ञान है, उस भाषा को वहाँ के लिए वो मातृभाषा होगी। लेकिन जो +3 और +4 हैं बच्चे हैं, उसकी पढ़ाई का माध्यम भारतीय भाषा होगी। मातृभाषा को भी यहाँ बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन वो भारतीय भाषा के अधीन ही होगी। यानी कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई भारतीय भाषा में होगी, या मातृभाषा हो रही है, मातृभाषा का बढ़ावा मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है, तो वो पढ़ाई मातृभाषा में भी कराई जाएगी। विषय बाल वाटिका से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए हिंदी भाषा और गणित का विषय पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। जिस तरह निपुण लक्ष्य है, निपुण भारत है, 2 विषयों पर ज़्यादा फोकस किया गया है, हिंदी और गणित पर। बाल वाटिका के अधीन उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। जो +3 है, जिसमें कक्षा 6, 7, 8 है, उसमें कुछ नए विषय जोड़े गए हैं। कौन से नए विषय हैं? 2 नए विषय हैं लगभग, कंप्यूटर ज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा। यानी कि बच्चे कक्षा 6 में आने पर ही कंप्यूटर का ज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा सीखेगा। ये व्यावसायिक शिक्षा क्या है? सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग और खेती, हस्तकौशल संबंधित कोई विषय जिससे उसको आगे चल कर के उसको कुछ रोजगार में बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, तो वो यहाँ पर सीख सकता है। +4 में पहले से चले आ रहे कला और विज्ञान के विषयों को अलग अलग चयन को समाप्त कर दिया गया है कि साइंस का लड़का अलग पढ़ेगा, आर्ट साइंस का लड़का अलग पढ़ेगा। अब नए स्तर से क्या किया गया है? कला के साथ साथ विज्ञान जो पढ़ा जा रहा था, अब क्या किया गया है? कला के विषय में अब क्या किया गया? किया गया है कि अगर बच्चा जिस विषय को पढ़ना चाहता है, विज्ञान को, तो विज्ञान से तो वो कला के भी विषय ले सकता है। अगर कला पढ़ता है तो उसके साथ वो विज्ञान का भी विषय ले सकता है। अच्छा, अब और क्या चीज़ दिया गया है? इसके साथ वो 2 भारतीय भाषाओं का भी अध्ययन कर सकता है। 2 भारतीय भाषा के साथ साथ एक विदेशी भाषा का भी चयन कर सकता है। यानी कि अगर उसको कोई लैंग्वेज पढ़ने का मन कर रहा है तो 2 भारतीय भाषाओं के साथ लेने के साथ साथ एक विदेशी भाषा ले सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि चीनी भाषा मंडारिन को वो नहीं ले सकता है। चीनी भाषा मंडारिन को छोड़ करके वो और कोई लैंग्वेज ले सकता है। पढ़ाई का जो तरीका होगा वो क्रिटिकल थिंकिंग होगी, आलोचनात्मक होगी, समालोचनात्मक होगी। यानी वो क्रिटिकल थिंकिंग पर आधारित होगा कि उससे उसकी दिमाग में कितना प्रोग्रेस हो रहा है। रटन विद्या को हटाया गया है और उसके थिंकिंग पावर को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। परीक्षा कक्षा 2 तक तो कोई नहीं होगी। बाल वाटिका से कक्षा 2 तक कोई नहीं होगी परीक्षा शुरुआत होती है कक्षा 3 से 12 तक होगी। शुरू से चले आ रहे कक्षा 10 और 12 में बोर्ड की परीक्षा को समाप्त कर दिया गया है। इसके बदले सेमेस्टर के आधार पर परीक्षा होगी। यानी हर कक्षा में हर वर्ष 2 परीक्षाएं होंगी। क्या फ़ायदा होगा कि जो बच्चे वर्ष के लास्ट में पढ़ करके परीक्षा देते थे, अब क्या होगा कि हर 6 महीने पर वो बच्चा परीक्षा के लिए तैयार होगा, जिसके तहत उसको पढ़ने में आसानी हो जाएगी और लास्ट में बोझ भी नहीं पड़ेगा और उसके नंबर अच्छे होंगे। स्नातक और परास्नातक में बदलाव क्या हुआ है? स्नातक में पढ़ाई करने का 2 प्रकार बनाया गया है, एक 3 वर्षीय, एक 4 वर्षीय। पहले से चले आ रहा 3 वर्षीय लागू ही रहेगा, लेकिन 4 वर्षीय कुछ अलग ये है। क्या? अच्छा, स्नातक और परास्नातक में पढ़ाई का पैटर्न देखते हैं। छात्रों को पुनः प्रवेश री एंट्री की छूट रहेगी। मतलब ये है कि इन पढ़ाइयों के दौरान वह 1 वर्ष की छुट्टी ले सकेगा।
और वो फिर से अगले साल वो फिर से अगली कक्षा में जहाँ वो पढ़ाई छोड़ा है, परीक्षा देकर पढ़ाई छोड़ा है, एक वर्ष की छुट्टी लेकर के अगली कक्षा में वो पढ़ाई शुरू कर सकता है, बीए में, स्नातक में और परास्नातक में। पहले ऐसा नहीं था कि आप बीए सेकेंड ईयर में छोड़ दिए तो फिर से आपको फर्स्ट ईयर से ही करना पड़ता था। पढ़ाई के दौरान वह एक वर्ष की छुट्टी ले सकता है और जिस अगली कक्षा की पढ़ाई छोड़ा है वह वहाँ से फिर से वह पढ़ाई कर सकेगा। स्नातक का 2 पैटर्न क्या है? स्नातक में एडमिशन कराने पर पहले वर्ष अगर वो परीक्षा देकर पास होता है तो उससे मिलने वाले अंक पत्र या जो मिलेगा प्रूफ, उसका नाम रहेगा सर्टिफिकेट। दूसरा वर्ष पास कर लेगा तो उसका नाम हो जाएगा डिप्लोमा। और तीसरे वर्ष अगर वह पास हो जाता है तो उसको कहा जाएगा डिग्री, जो शुरू से नाम आ रहा है। तीसरे वर्ष अगर वो पास होता है तो उसे कहेंगे डिग्री। लेकिन चौथे वर्ष भी अगर वो उस कोर्स को ज्वाइन किया है तो उसका नाम रहेगा डिप्लोमा इन रिसर्च। ये 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम है। 3 वर्ष का भी है, 4 वर्ष का भी है। 4 वर्ष का जो किया है उसके लिए परास्नातक में 1 वर्ष की छूट रहेगी, क्योंकि वह 1 वर्ष यहाँ पर लगा चुका है। लेकिन जो स्नातक 3 वर्ष का किया है, परास्नातक उसके लिए 2 वर्ष का ही रहेगा। पहले से चले आ रहे एमफिल की पढ़ाई को अब समाप्त कर दिया गया है, जो पीएचडी से पहले हुआ करती थी। पीएचडी को फिक्स किया गया है 4 वर्ष में पूरी होगी। स्नातक में अच्छी बात यह है कि स्नातक में प्रवेश के लिए एक आयोग गठित किया गया है। वो है एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा एक परीक्षा कराई जाएगी जिसका नाम है सीई परीक्षा कराई जाएगी, जो पूरे भारत में कुछ विश्वविद्यालयों को छोड़ करके सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए सूची तैयार करेगी। मतलब परीक्षा लेकर के उत्तीर्ण बच्चों को उनके अंकों के आधार पर विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए ऑफ़र किया जाएगा। यह परीक्षा वर्ष में 2 बार होगी। अब अगले 15 वर्ष में यूजीसी का स्थान से हटा करके उसके स्थान पर HECI ले लेगी, यानी यूजीसी अब उसका स्थान ये हायर एजुकेशन से ले लेगी। ये एक संस्था बन रही है। पढ़ाई की भाषा स्थानीय भाषा के लिए खुला रहेगा, यानी स्थानीय भाषा को भी यहाँ तक बढ़ावा मिलेगा। नई शिक्षा नीति के कुछ सकारात्मक पहलू। अच्छी बात यह है कि नई शिक्षा नीति में जीडीपी का 6% खर्चा करने का प्रावधान किया गया है, जो कि इससे पहले 1.623% तक ही खर्च हुआ है आज तक भारत में शिक्षा पर। लेकिन अब नई शिक्षा नीति को लागू के लिए जीडीपी, भारत का जो जीडीपी रहेगा उसका 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। दूसरी अच्छी बात यह है कि स्कूलों के शुल्कों को निश्चित किया गया है। जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनको एक लिमिट में माना जा रहा है कि आप मनमाफिक फीस नहीं लेंगे। तीसरा, व्यावसायिक शिक्षा हर स्तर पर देने के लिए प्राथमिकता रहेगी। बच्चा चाहे जिस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहता है उसे उस व्यावसायिक शिक्षा मिलेगी कि आगे चल कर उसको ये ना हो कि वो बेरोजगार की तरफ बढ़ रहा हो। व्यावसायिक शिक्षा सीखेगा तो वो कुछ न कुछ अच्छा कर लेगा। और विदेशों से सर्वोच्च 50 विश्वविद्यालयों को भारत में खोलने को छूट रहेगी। कौन सी विश्वविद्यालय? वर्ल्ड के 50 मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी, विश्व के सबसे 50 सर्वोच्च जो 50 यूनिवर्सिटियाँ हैं उन्हीं को भारत में खोलने के लिए अनुमति दी जाएगी। 5वां, शिक्षा की देखरेख के लिए 4 प्रकार के विभाग खोले जाएंगे। वो 4 प्रकार के विभाग क्या होंगे, क्या क्या देखेंगे? एक विभाग तो पाठ्यक्रम देखेगा कि किस प्रकार के पाठ्यक्रम डालें कि उस उम्र के छात्र का पूरा विकास हो। दूसरा विभाग
स्कूल नियंत्रक। स्कूल नियंत्रक में क्या क्या है? अध्यापक हैं, अध्यापक की क्वालिफ़िकेशन है, अध्यापक की ट्रेनिंग है, अध्यापक के रिक्वायरमेंट्स हैं, और दूसरे में है विद्यार्थी। विद्यार्थी को उनकी उम्र के हिसाब से रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की हो रही है, कौन सी चीज़ उनको चाहिए। और स्कूल नियंत्रक में तीसरा है विद्यालय पर्यावरण, कि हम कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यालय में प्रोवाइड करें कि वहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट विद्यार्थियों का भी हो और अध्यापकों का भी हो, बस उसके साथ उसके वहाँ के वातावरण को भी खूब डेवलपमेंट हो। तीसरा विभाग रहेगा वेतन और विद्यार्थी के लिए। ये महंगाई भत्ता के साथ उस पर ध्यान देगा और विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार चेंज किया जाएगा। इस विभाग को देखेगा किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, वहाँ पर ये सुधार करने के लिए काम करेंगे। चौथा है परीक्षा परिणाम। ये परीक्षा संबंधित सारे परिणामों को देखेगा कि क्या ऐसा करें कि उनके परीक्षा परिणाम में हमेशा सुधार रहे। अच्छी बात ये है कि परीक्षा परिणाम में अब जो रिजल्ट आएगा, परीक्षा के अंक रहेंगे, उसमें क्या क्या जोड़े जाएंगे। उसके साथ साथ आप स्वयं का मूल्यांकन, ये कॉलम आएगा कि आप अपने आप को कितना नंबर देते हैं। उसके साथ सहपाठी भी आपको मार्क्स देंगे, आपको अंक देंगे कि नहीं ये हमारे साथ इनका कैसा व्यवहार आएगा, वो उनको मार्क करेंगे। अध्यापक भी जो उनको पढ़ाएं, अध्यापक भी उनको मार्क्स देंगे कि इनका स्कूल में या क्लास में कैसा स्थान है, उस आधार पर इनको मार्क्स दिया जाएगा। सारा अंक इस परीक्षा अंक के साथ जुड़ जाएगा, अंकों को भी जोड़ दिया जाएगा। छठवां, पढ़ाई और परिणाम में होलिस्टिक डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। मतलब पढ़ाई हो या परिणाम हो, उसमें ये देखा जाएगा कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है नहीं, संपूर्ण विकास हो रहा है कि नहीं। संपूर्ण का मतलब फिजिकल, मेंटल, सोशल विकास हो रहा है कि नहीं। वो परिणाम को भी उसी तरह बनाया जाएगा और पढ़ाई को भी वैसा बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। सातवां, पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जाएगा कि उसे छात्र आसानी से समझ सकें। व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि आगे चल के वो बेरोजगार न रहें। अंतर संबंधी विषय का चयन लागू रहेगा, मतलब आप साइंस या के साथ आर्ट साइंस के साथ साइंस विषयों को चयन कर सकेंगे। संस्कृत को हर स्तर पर पढ़ने के लिए खुला रखा गया है, यानी कि संस्कृत हर स्तर पर, प्राइमरी, जूनियर या +4 या उसके बाद स्नातक, प्रास्नातक पर हर स्तर पर संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा, स्नातक में क्या एक चीज़ दिया गया है? स्नातक में पढ़ाई के लिए एकेडमिक बैंक क्रेडिट्स दिया गया है। क्या है ये? छात्र अपने विद्यालय या कॉलेज या विश्वविद्यालय में जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर 1 वर्ष की छुट्टी ले सकेंगे। मतलब कि ये है कि अब आप 1 वर्ष पढ़ के चले गए हैं तो दूसरे वर्ष आप अगली कक्षा में एडमिशन, परीक्षा दे गए हैं तो अगले वर्ष अपने अगली कक्षा में वो आप पढ़ सकेंगे। ये बीए में अब स्नातक या प्रस्नातक में काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। इसके निगेटिव पहलू क्या है? नई शिक्षा नीति के कुछ नकारात्मक पहलू क्या हैं? इसमें एक, अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। मतलब प्राइवेट विद्यालयों में अंग्रेजी के नाम पर अभिभावकों को अपनी ओर आकर्षित जारी रखा जाएगा। क्यों? जब मातृभाषा में पढ़ाई होगी तो अंग्रेजी भाषा शायद कहीं न कहीं पिछड़ जाएगी। आप प्राइवेट विद्यालयों में अंग्रेजी को बढ़ावा देने पर अभिभावकों को अपनी तरफ आकर्षित करने में उसका काफ़ी भूमिका होगी। दूसरा, केंद्र राज्य संबंध में शिक्षा नीति के लिए राज्य का नियम ज़्यादा प्रभावी होगा। अगर शिक्षा नीति बनी है राज्य सरकार की भी, तो राज्य सरकार की पहली मानी जाएगी, केंद्र सरकार की बाद में। अच्छा, जीटीपी, अब तक जीटी में कोई अच्छा योगदान नहीं रहा है। जीटीपी से शिक्षा में अब तक योगदान नहीं रहा है। अब आगे जीटीपी में कितना योगदान होगा कि शिक्षा को बहुत बेहतर बनाया जा सके। ये कुछ शिक्षा नीति के कुछ इम्पॉर्टेंट पहलू है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हमने कुछ बिंदुओं पर बात की है और मिलने पर हम आगे अपडेट करेंगे। धन्यवाद।